हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन द प्रज्ञान आईएएस। सो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंट एक्ट्स, प्रोग्राम और स्कीम के पार्ट 2 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम आज डिस्कशन करेंगे किसके लिए, हमारा हिमालयन सिक्योर प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब इट्स जस्ट सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट। अपने नेम तो सजेस्ट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत कुछ अपने नेम से ही सजेशन दे सकती हैं। ठीक है, देखो सिक्योर करना हिमालय को, ये उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट पास किया। अब हिमालय का नाम सुनते ही हमारे ना मन में बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। एक रिच, आपको बहुत ही अच्छे वाली बायोडाइवर्सिटी मिलने वाली है। ठीक है, प्लस उस रिचनेस के साथ में ही हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी मिलने वाली है कि जो हिमालयन रीजन में मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर वो रिच डाइवर्सिटी आपको हिमालयन रीजन में मिलेगी और किसी जगह पे नहीं मिल सकती, तो उसका एक अपना ग्लोबल सिग्निफिकेंस होगा कि इसका हमारे पास में एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस है। राइट है ये चीज के लिए। तो सेम इसीलिए ही ये भले ही हमारा किसका था, इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट हमारी इंडियन गवर्नमेंट का है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अकेले इस प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं किया। ये प्रोजेक्ट एक पार्टनरशिप में काम कर रहा था कि मैं पार्टनरशिप में चलूंगा किसके साथ में, हमारा ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम के साथ में। GWP कौन है, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम के साथ में एक पार्टनरशिप है इसकी, क्योंकि जो आप अभी मैंने बोला ना वो हिमालयन डाइवर्सिटी है, तो उसका एक ग्लोबल अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, समझ में आया इतना। ठीक है, तो किसके लिए करना है हमें, कंजर्वेशन करना है आपको, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का, लैंड का, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का, चाहे वो लोकल हो चाहे वो ग्लोबल सिग्निफिकेंस के हो। ठीक है, देखो मेन बात ये होता है, अभी कंजर्वेशन करना है, इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं से कुछ हार्म निकल के आ रहा है। ठीक है, यही इसी चीज के लिए है। तो मतलब हार्मनेस, अब ह्यूमन हैबिटेटेशन की वजह से वहां पे हार्मनेस निकल के आएगी। तो उस ह्यूमन हैबिटेट, जो हम लोग ह्यूमन वहां पे सिक्योरली रहने वाले हैं, तो इस तरह का लाइवलीहुड प्रोवाइड कराना जिससे वो हमारा हिमालयन एरिया भी सिक्योर रहना चाहिए और ह्यूमन बींग्स को उनका लाइवलीहुड भी मिलना चाहिए। राइट, तो इसने क्या कहा, सिक्योरिंग लाइवलीहुड्स, कंजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबल यूज के लिए, रिस्टोरेशन करने के लिए हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम्स को। ठीक है, रिस्टोर करना है हाई रेंज को। अभी ये मैं बात करूंगी इनके लिए बारे में कि जो हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम्स हैं, देखो इन्होंने क्या किया, जो एक्चुअली मुझे ये प्रोजेक्ट साइट्स यहाँ पे गिवन है, मैं आपको इसके लिए एक्सप्लेन करती हूँ अभी कि इन्होंने क्या किया कि कुछ ना हिमालयन रीजन के अंदर पर्टिकुलरली हाई रेंज जो है लैंडस्केप्स को चूज कर लिया। ठीक है, और उन लैंडस्केप्स का सिक्योरेशन का उन्होंने काम करना शुरू किया। जैसे अभी अगर मैं रीजन्स की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर इसमें सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश इसमें अलोंग विद आएगा, उत्तराखंड का रीजन है, सिक्किम का रीजन है और अरुणाचल प्रदेश का रीजन है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, ये चांगटांग जो रीजन है वो जम्मू एंड कश्मीर का है, मैं इसके ऊपर नंबर 1 डाल रही हूँ। ठीक है, जी पांगी एंड किन्नौर का जो रीजन है वो हिमाचल प्रदेश का हाई लैंडस्केप चूजन रीजन है। ओके, जो ब्यास वैली इन पित्तौरगढ़ है ये आपके उत्तराखंड में सिचुएटेड है, और जो अपर टेस्टा वैली का कंचनजंगा का जो रीजन है वो सिक्किम में सिचुएटेड है। अभी इस पोर्शन से देखो सिंपल सी बात, हिमालयन रीजन है, ठीक है, मतलब ट्रांस हिमालयन वैली के अंदर हमारे पास में सिचुएटेड है, उनके अंदर सिलेक्टेड हाई लैटिट्यूड के लैंडस्केप्स हैं जिनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, या जिनके अंदर हमारा जो भी कंजर्वेशन का वो सब काम चल रहा है वो वहां पे सिचुएटेड रहेगा। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन निकल के आ सकता है वो आ सकता है मैच द फॉलोइंग में, कि इनको मैच कर दो आपस में कि कौन सा किससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा। तो जम्मू कश्मीर में कौन रहेगा आपका, चांगटांग। फिर हिमाचल प्रदेश के लिए कौन है आपके पास में, पांगी एंड किन्नौर। फिर उत्तराखंड की बात करेंगे तो ब्यास वैली इन दी पित्तौरगढ़, ये कहाँ है आपका, उत्तराखंड में है। अपर टेस्टा वैली का कंचनजंगा कहाँ रहेगा आपके पास में, किसमें, सिक्किम में सिचुएटेड रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर देखो माइंड में एक चीज निकल के आई कि इस प्रोजेक्ट की कोलैबोरेशंस क्या है, कौन सी एजेंसी इस प्रोजेक्ट को संभालने वाली है। तो हमारी MOEFCC और UNDP हमारी एजेंसीज हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स दैट मॉनिटरिंग करनी हो इस प्रोजेक्ट की कि कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी कंजर्वेशन करना हो उसके लिए हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। मतलब बेसिकली MOEFC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कौन सी मिनिस्ट्री है MOEFCC,
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। कंजर्वेशन करना, मॉनिटरिंग करना कि कितना प्रोटेक्शन का काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, सब का सब हमारी जो नोडल एजेंसी जिसे हम कहेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है वो कौन सी रहेगी आपके पास में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, यूएनडीपी। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा है यूएनडीपी आपका, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके लिए। ठीक है, अभी रीजन क्या है, क्यों इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने लॉन्च किया है, सिंपल सी बात है, हैबिटेट का डिग्रेडेशन हो रहा है। देखो, ह्यूमन हैबिटेट की इन्वॉल्वमेंट उस एरिया में ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से वहां के जो नेचुरल प्लांट्स हैं, नेचुरल एनिमल्स हैं हमारे पास में, उनके हैबिटेट का डिग्रेडेशन हो रहा है। अगर उनका हैबिटेट नहीं होगा, देखो दे आर नॉट द ह्यूमन बींग्स विच कैन बी सर्वाइव एट एनी अदर प्लेस, वो दूसरे प्लेस पे सर्वाइव करने वाले नहीं है, वो अपने ही प्लेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने ही प्लेस पे रहने वाले हैं। तो अगर आप उनके हैबिटेट का डिग्रेडेशन कर दोगे तो वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अगर उनके हैबिटेट को एज इट इज रिस्टोर करके रखोगे, इट मींस दैट उनके हैबिटेट को आप किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, तो वहां पे सर्वाइवल को लेके चलेंगे। ठीक है, अभी मेन कुछ फीचर्स हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के। सबसे पहले इसका जो टेन्योर है वो है 6 ईयर्स का। अभी 6 ईयर के टेन्योर में मैं आपको ये बता दूं, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जनवरी 2017 में, और इसका जो एंडिंग है वो होगा मार्च 2024। इट मीन्स दैट दिस ईयर अगर मैं बात करूं आपसे, और इसी मंथ में ये प्रोजेक्ट आपका एंड अप हो जाएगा। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, जनवरी 2017 में, एंडिंग अप कब होना है, मार्च 2024। और फंडिंग्स जो है हमारे इस प्रोजेक्ट को कौन प्रोवाइड कराता है, ग्लोबल हमारा जो एनवायरमेंटल फंड फैसिलिटीज हैं वो। ठीक है, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटीज जो है इसको फंड्स प्रोवाइड कराती हैं इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन सी है, MOEFCC। कितने टाइम का प्रोग्राम है आपका, 6 ईयर्स का प्रोग्राम है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहले पीपल की लाइवलीहुड को सिक्योर करना, लोगों का लाइवलीहुड सिक्योर होगा। लाइवलीहुड का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जहां से हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम है, जिसपे हमारे दैनिक जो दिनचर्या होती है वो डिपेंडेंसी रहती है, वो सिक्योर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रिस्टोर करना, कंजर्व करना, सस्टेनेबली यूज करना हाई रेंज इकोसिस्टम को हमारे हिमालयन रीजन के। भाई आप यूज करो, कोई मनाही नहीं है, सस्टेनेबली यूज करो उसको। ऐसा नहीं कि एक ही बार आप चीज को डिस्ट्रॉय कर दो कंप्लीटली, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, सस्टेनेबली यूज कीजिए उसके लिए। और मेन फोकस इस बात पे रहता है कि इस तरह की एक एनफोर्समेंट को डेवलप करना जो वाइल्ड लाइफ क्राइम के अंदर रिडक्शन को लेकर के आए। ठीक है, प्रोटेक्शन करना इंपॉर्टेंटली हमारे स्नो लेपर्ड्स की। ठीक है, स्नो लेपर्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि स्नो लेपर्ड्स हमें उसी एरिया में अवेलेबल होते हैं, तो स्नो लेपर्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए जो है इस प्रोजेक्ट का मेन काम है। और जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, और जितने भी जो हमारे पास में मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो उस एरिया में मिलते हैं, तो वो जो मेडिसिनल प्लांट है, ऑब्वियसली अगर मेडिसिनल प्लांट है तो उसका जो सिग्निफिकेंस है वो ग्लोबल लेवल पे भी रहेगा। ठीक है, तो उनकी प्रोटेक्शन का, उनका टेक केयर जो है कंप्लीटली वो किसके पास है, आपके इस सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट के अंडर है। अभी जो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, ये पिक्चर जो है इसे बोलते हैं हम लोग हमारा एल्पाइन पास्चर्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एल्पाइन पास्चर्स। ठीक है, तो ये जो एल्पाइन पास्चर्स हैं इन्हें हम लोग नेचर्स गार्डन भी कहते हैं, कि नेचर ने हमें सेल्फ अपने कुछ गार्डन्स प्रोवाइड किए हैं। तो जो ये प्रोटेक्शन जो है, सिक्योरेशन जो है स्नो लेपर्ड्स का, एंडेंजर्ड स्पीशीज का, मेडिसिनल प्लांट्स का है, इक्वली एल्पाइन पास्चर्स का भी है, क्योंकि ये भी एल्पाइन पास्चर्स हमें कहाँ मिलने वाले हैं, हमारे पर्टिकुलरली इसी रीजन में अवेलेबल होंगे। राइट, ओके। एक बार फिर से इस चीज को देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई लैटिट्यूड हमने लैंडस्केप चूज किया है वो है चांगलांग, हिमाचल प्रदेश में रहेगा आपका पांगी एंड किन्नौर, और आपका उत्तराखंड में रहेगा ब्यास वैली इन द पिथौरगढ़, और अगर आप सिक्किम की बात करोगे तो इसमें अपर टेस्टा वैली इन कंचनजंगा। मैं अगेन फिर से कहूंगी, इसमें एक थोड़ा सा चांसेस रहेगा आपके पास में मैच द फॉलोइंग के लिए। ओके, चलिए सी ऑन। अगर हम लोग इसके लिए सेकंड के केस में आए, तो ये सेकंड जो है आपके पास में एक्ट है आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे इन शॉर्ट में हम लोग बार बार EPA बोलेंगे। मतलब पूरी वीडियो में हम लोग इसके लिए जब बात करेंगे तो बोलेंगे EPA 1986। ठीक है, कौन सा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
EPA 1986। देखो अभी आप मुझे एक बात बोलोगे कि मैम सारे ही तो एक्ट हमने ऐसे देखे हैं अभी तक भी, मतलब कहीं ना कहीं ऑल ओवरली हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उन सब से ना जितनी आप पिछली वीडियो देखोगे तो आपने क्या समझा, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है एनिमल को प्रोटेक्ट कर दिया और हमने प्लांट को प्रोटेक्ट कर दिया। यहाँ पर जो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये एक्चुअलिटी में आपसे बात कर रहा है, ये एक आपके पास में फर्स्ट हमारा ऐसा एनवायरमेंट का लेजिस्लेशन जो है वो निकल करके आया जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे रहा है। ठीक है, इससे अथॉरिटी किसको मिल रही है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रही है। ठीक है, कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है या कोई ऐसी एजेंसी है जो हजार्डस मटेरियल्स को हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज आउट कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन ले सकता है और उस इमीडिएट एक्शन के साथ में उस एजेंसी को बंद करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकता है। ठीक है, देखो अभी कुछ कुछ इसके बारे में आपको समझ में आया, अभी एक सेकंड में आपको बिल्कुल इसके बारे में समझ में आएगा कैसे। देखो जो ये EPA एक्ट 1986 को इन्होंने रिलीज किया था, इसका एक्चुअली में जो स्टोरी है वो कहाँ से निकला, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद से। क्योंकि आप सबको पता है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 के अंदर, तो उस ट्रेजेडी में इतना सारा ह्यूमन बीइंग का लॉस हुआ था, इतना सारा जो एक हजार्डस लॉस हुआ था, वो इस कहीं ना कहीं पे किस चीज की वजह से हुआ था कि हजार्डस मटेरियल रिलीज हुआ। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मेन मोटो क्या था कि चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया उस चीज के ऊपर, राइट है ना। तो उसके बेसिस पे इन्होंने क्या रिलीज किया, एनवायरमेंट का हमारा प्रोटेक्शन एक्ट। और इस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के जो डिसीजंस लेने हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें क्रिएट करनी है, वो लिए गए इम्प्लीमेंटेशन जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी 1972 के अंदर, उसके बेसिस पे। ठीक है, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोटेक्ट करके रखना और इम्प्रूव करना हमारे एनवायरमेंट को ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज से। ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज का मतलब देखो हर जगह पे हमारी ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी ही यूज हुई है। ठीक है, मैं अगर पेड़ कट रहे हैं उसके वो भी ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी है। ठीक है, किसी एनिमल को किल कर दिया तो वो भी ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी है। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी का डायरेक्ट वो मतलब है, लार्ज स्केल के ऊपर अगर किसी तरह से भी कोई हजार्डस मटेरियल जो है अगर वो रिलीज हो रहा है हमारे एनवायरमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके लिए डायरेक्ट जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पिक करती है। अगेन मैं आपको बात करूंगी इसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सारी पावर्स है। ठीक है, तो फिर आप कहोगे मैम व्हाट अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट, राइट, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है, लेकिन अगर एक स्टेट में कुछ चल रहा होगा तो कैसे होगा वो, तो स्टेट गवर्नमेंट अपना कोऑर्डिनेशन करता है इस काम के लिए। देखो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, कोऑर्डिनेशन को किया। ठीक है, अभी मैं आपको इसका एक मेन फीचर बताती हूँ। लेट्स सपोज कीजिए मुझे एयर क्वालिटी के लिए बात करना है कि एयर क्वालिटी के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखना है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो मेजर होना चाहिए ना कि इस चीज के बाद में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेज करने के बाद में एयर क्वालिटी जो है बैड हो जाएगी। तो जो ये मेजरमेंट होती है कि कोई चलो एयर क्वालिटी की बात किया है, वाटर पोल्यूशन का हम लोगों ने बात किया, तो जो वो मेजरमेंट है ना, वो जो एक डिफाइन करता है वो हमारा ये एक्ट के अंडर जो अथॉरिटी है वो डिफाइन करती है। मतलब ये एक्ट आपको प्रॉपर वो मेजर्स देगा कि आप एक मेजरमेंट के लिए बनाइए कि इसके बाद में एक लिमिट सेट कर दीजिए कि इसके बाद में ये चीज बैड हो जाएगी आपके पास में। ठीक है, और दूसरा ये एक्ट इतना एक इम्पोर्टेंट एक्ट है, एक्चुअलिटी में इस एक्ट के अंडर जो ऑफिसर्स अथॉरिटीज हैं उनके पास में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी फैक्ट्री का, किसी भी इंडस्ट्री का जो सैंपलिंग लेना चाहते हैं, उनकी टेस्टिंग करना चाहते हैं कि दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली और नॉट, तो वो भी उनके लिए की जा सकती है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं वो पोल्यूटेंट डिस्चार्ज के ऊपर कि नहीं ये रेस्ट्रिक्ट है कि ये पोल्यूटेंट डायरेक्ट हमारी रिवर में, डायरेक्ट हमारे एनवायरमेंट में रिलीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंपाइलेंस है विद द प्रोसीजर सेफगार्ड के साथ में। ठीक है, पावर होती है उनके पास में एंट्री करने के लिए और इंस्पेक्शन भी करने के लिए, एंटर करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे वो इस चीज के लिए। एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं एनवायरमेंटल के लिए लेबोरेटरीज को, गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है एनालिस्ट को जो एनालिसिस करके बताए कि येस दिस इज ओके और नॉट। ठीक है, पेनल्टीज और ऑफेंसेस लगाए जा सकते हैं। अब पेनल्टीज और ऑफेंसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये सीन रहता है कि 1 लाख तक का पेनल्टी अप्लाई हो सकता है और 5 to 6 ईयर्स का एक प्रिजनमेंट भी
हो सकती है कि इन केस अगर वो राइट प्रोसीजरल आपके पास में चीज नहीं जाती है तो उसके केस में। ओके, तो आगे हमें देखिए ईपीए ने कुछ अपने जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, कब आया था ये? 1986 में आपके पास में। तो उसके कुछ ना रूल्स वहां पर डेवलप हुए, ठीक है। अभी इन रूल्स को हम लोग बोलते हैं EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की हमारी असेसमेंट्स। देखो एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, हम लोगों का जब असेसमेंट होता है, एग्जाम हो गया, हमारा असेसमेंट हो गया, सेम ही किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने से पहले, लाइक कोई भी इंडस्ट्री है, माइनिंग है, इरिगेशन है, पावर की है, ट्रांसपोर्ट की है, टूरिज्म की, किसी भी लेवल की कोई भी कंपनी है, उसको 29 ना स्पेसिफाइड रूल्स हैं हमारे पास में EI के, ठीक है। उस असेसमेंट टेस्ट को पहले पास करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब अपनी एस्टेब्लिशमेंट से पहले वो इस 29 स्पेसिफाइड जो हमारे रूल्स हैं उनको वो पास करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट उनको अलाउ करता है कि यस नाउ यू कैन ओपन अप दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री, नाउ यू कैन यूज द माइनिंग, आप इरिगेशन कर सकते हैं, आप कोई भी पावर जनरेशन वहां पर कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वहां पे कर सकते हैं। टूरिज्म के लिए किसी ने आना है तो वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो इन रूल्स के अंडर इस असेसमेंट टेस्ट को क्रॉस आउट नहीं करते तो वो उसके लिए वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो 1986 के अंडर जो ये हमारा EPA डेवलप हुआ था, मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने खोला था, उसके अंदर एक 1989 के अंदर कुछ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बायोमेडिकल और हजार्डस जो वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट और हैंडलिंग के लिए रूल्स को डेवलप किया, ठीक है। अभी बायोमेडिकल वेस्ट और हजार्डस वेस्ट से मतलब आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट से भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई भी ऐसा वेस्ट है जो रेडियो एक्टिव है आपके पास में, उससे भी जा सकता है। और बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल से या किसी भी लेबोरेटरी से निकलने वाले वेस्ट से है, जिसके पास में हार्मफुल बैक्टीरियाज है, हार्मफुल वायरसेस है, हार्मफुल जर्म्स उसके पास प्रेजेंट है, उससे है कि उनका जो एक होता ना कि हाँ भाई इस वेस्ट से हम लोगों ने छुटकारा पाना है, वो इस तरीके से पाया जाए कि वो नॉर्मल किसी भी बायोलॉजिकल थिंग के लिए, किसी भी लिविंग थिंग के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, ओके। अच्छा, इसके लिए ना मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ये इकलौता ऐसा एक्ट है जिसके अंडर ना एनवायरमेंट ऑडिट रिपोर्ट जो है एवरी ईयर, जो 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होती है, उस टाइम के ऊपर एक एनवायरमेंटल ऑडिट रिपोर्ट जो है हर कंपनी स्टेट पोल्यूशन बोर्ड को सबमिट कराती है। एवरी कंपनी स्टेट पोल्यूशन बोर्ड को ये एनवायरमेंट ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराएगी। उस ऑडिट रिपोर्ट में बस इतनी सी चीजें होती हैं कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंपनी कितना फॉलो अप ले रही है, सिर्फ उसमें इतनी सी चीज जाएगी, ओके। आई होप आपको ये जो EPA है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा एक्ट है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आए, बहुत ही आसान चीज है हमारे पास में, ओके। चलो मूव ऑन करते हैं आगे। अभी थर्ड जो हमारे पास में थिंग आज के लिए है, दैट इज योर ग्रीन इंडिया मिशन। कौन है? ग्रीन इंडिया मिशन। अपने नाम से सजेशन दे रहा है, अपने नाम से ही उसको पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है ग्रीन इंडिया ग्रीनरी से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं हम लोग किसके लिए बात करेंगे? अपने फॉरेस्ट के लिए बात करेंगे कि ये तो हमारे फॉरेस्ट से रिलेटेड निकल के चीज आएगी, ठीक है। तो इस मिशन को, जो ग्रीन इंडिया मिशन है, ये एक 8 मिशंस लॉन्च हुए हैं हमारे NAPCC के द्वारा, मतलब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हो चुका है, उसके ऊपर आपके क्या एक्शन प्लान्स हैं, वो जो हमारी एजेंसीज ने 8 मिशन अपने लॉन्च किए थे, उनमें से एक मिशन जो है उनका कौन सा है? ग्रीन इंडिया मिशन है। कौन सा मिशन है उनका? एक ग्रीन इंडिया मिशन, जिसका एम क्या है? प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना, एनहेंस करना डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर को। मतलब डिमिनिश हो चुका है हमारा वो फॉरेस्ट का लैंड, जो फॉरेस्ट का कवर है खराब हो चुका है, हमको उसको वापस से प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है और एनहेंस करना है उसकी क्वालिटी को, ठीक है। तो और प्लस साथ में ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ अडेप्टेशन से और मिटिगेशन मेजर्स से। आपने अडेप्ट किया और मिटिगेशन के मेजर्स को आपने क्या किया? फॉलो अप देना है इसमें, ठीक है। मेन वही ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वही प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना और एनहेंस करना हमारा जो फॉलिंग फॉरेस्ट कवर है उसको, रिस्पॉन्ड करना क्लाइमेट चेंज को एक कॉम्बिनेशन के साथ में, अगेन वही मिटिगेशन मेजर के साथ में। और सबसे बड़ी बात,
आपको फॉरेस्ट बेस्ड जो लाइवलीहुड्स हैं उनको इंक्रीज करना है। देखो जब ह्यूमन बीइंग की उसके लाइवलीहुड पे डिपेंड करेगा तो ऑब्वियसली वो उस चीज का टेक केयर करना भी स्टार्ट करेगा, राइट? उसके लिए और एनहेंस करना एनुअल कार्बन सिक्वेशन को 50 to 60 मिलियन टन की इन 2020, मतलब ये उस ईयर के लिए था कि इतना हम लोगों को इंक्रीमेंट जो है उसके लिए लेके चलना है। ठीक है, अगेन गोल्स क्या होंगे? इंप्रूव करना क्वालिटी को भी, फॉरेस्ट कवर है आपके पास में, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करो, उसके इकोसिस्टम को इंप्रूव कर दो, वहां पर एफॉरेस्टेशन है उसको इंप्रूव कीजिए, इको रिस्टोरेशन कीजिए, इकोलॉजिकली रिस्टोरेशन करना है। फॉरेस्ट रिकवर होगा ऑटोमेटिकली वहां का जो हैबिटेट्स है आपके पास में, जो वहां की जो रहने वाली स्पीशीज है वो वहां उस एरिया में रीडेवलप करना शुरू कर देंगे। इंप्रूवमेंट लेके आना फॉरेस्ट में और टी कवर के अंदर, मैनेजमेंट करना नॉन फॉरेस्ट एरिया को भी, चाहे वो पब्लिक फॉरेस्ट है उसकी भी मैनेजमेंट लेके चलना, और अडोप्टेशन और इंप्रूवमेंट करना फ्यूल वुड यूज में, की ऐसी वुड को डेवलप करना विच कैन एक्ट लाइक एन अ फ्यूल, उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट्स को लेकर के आना। ओके, दिस इज योर ग्रीन इंडिया मिशन। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज योर ग्रीन क्रेडिट स्कीम। भाई नाम से ही वही चीजें समझ में आ गई थोड़ी सी मुझे, ग्रीन क्रेडिट स्कीम। सबसे पहले तो इस बात को समझना, इसी स्कीम के जैसी एक हमारी कार्बन क्रेडिट स्कीम भी है। ठीक है, क्रेडिट कर दिया, कार्बन क्रेडिट स्कीम। देखो बैंक से मैंने क्रेडिट कार्ड को खरीदा, ठीक है, और उस क्रेडिट कार्ड में जो पैसा है ना वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर है, मेरे पास में वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। मेरी बात को समझे, क्रेडिट हुआ है मेरे पास में, अकाउंट के अंदर अवेलेबल है। सेम ही यहां पर इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को एज ए ट्रेड की तरह यूज किया। जैसे पहले हमने कार्बन का जो ये कंटेंट है उसको ट्रेड की तरह यूज करते हैं, चलो इस चीज को समझ लो पहले। जो ये ग्रीन क्रेडिट स्कीम है और कार्बन क्रेडिट स्कीम है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, कभी ऐसा मत समझना कि जो एजेंसीज हमारी कार्बन क्रेडिट स्कीम के अंडर मतलब लेके आई हैं वही इसको लेके आई, नहीं नहीं, आपस में उनका कोई लेना देना नहीं है, दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या था इसका, हमारा ग्रीन क्रेडिट स्कीम है। ठीक, अभी फॉरेस्ट आपके पास में, उसको कंसिडर किया हमने एज ए ट्रेडेड एज ए कम्युनिटी, मतलब आप फॉरेस्ट की खरीद बेच कर सकते हो खाली अपने क्रेडिट सिस्टम के साथ में। ठीक है, कैसे कैसे किया हमने ये चीज, गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने शुरू किए कि हम लोग इंडिविजुअल जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे इसके लिए कि अगर आपने लाइक टेक केयर किया, आपने डेवलप किया फॉरेस्ट को, आपका ग्रीन क्रेडिट सिस्टम कितना है, वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड हुए। ठीक है, इसमें इसका फायदा क्या होगा आपको कि उससे मॉनिटरिंग हो सकेगी प्लांटेशन की, एनकरेजमेंट मिलेगा प्लांटेशन के लिए, मीटिंग हो सकेंगे हमारी एनवायरमेंटल गोल्स जो है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं उसको। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, मान लो एक मेरे पास में पर्सन है, ठीक है, एक ए है और एक बी है। ए ने अपना क्रेडिट स्कोर जो है लेट सपोज करो 100 पे रखा हुआ है, बी का अभी 50 है, तो बी ने कहा कि प्लीज मुझे कुछ क्रेडिट स्कोर को जो है ना वो ट्रांसफर कर दो, तो ये भी पॉसिबल है। ये लेट सपोज कीजिए 25 का क्रेडिट स्कोर अपना बी को ट्रांसफर कर देता है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो अपना क्रेडिट स्कोर जो है इस तरह से पास ऑन भी कर सकता है। ठीक है, अभी इसमें क्या आते हैं, फीचर्स क्या है हमारे इस ग्रीन क्रेडिट सिस्टम के, आइडेंटिफिकेशन करना लैंड को, मैंने अभी आपको समझाया, ट्रांसफर अप्रोच वहां पे अवेलेबल है, फ्री ट्रेड करना हमारी पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज को, जो एजेंसी पार्टिसिपेट कर रही है, जो ट्रेडिंग उसमें चलेगी फ्री है, उसके ऊपर कुछ आपको देना नहीं पड़ेगा पहले ऐसा, और क्रेडिट करना प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनीज को, ऐसी कंपनीज को हमारे पास में लेके आना जो प्लांटेशन जो है ना वो ऐसे नहीं हो कि मतलब हम लोग रेस कर रहे हैं प्लांटेशन को बिकॉज हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा भी है। खाली देखो ऐसा रहेगा ना कि बस ट्रेडिंग के लिए यूज कर पाएंगे, प्लांट लगाए लगाए लगाए, नहीं ऐसा भी नहीं है। आप हार्वेस्ट कर सकते हो टिम्बर को अगर एक बार ही वो आपका टिम्बर रेडी हो गया तो। ठीक है, मतलब ये मेरे पास में एक प्लॉट साइज था, वहां पर मेरे जो टिम्बर है वो बिल्कुल रेडी है, मैं उसकी हार्वेस्टिंग करना चाहता हूँ और उस टिम्बर को मैं यूज करना चाहता हूँ, तो यस आई कैन हार्वेस्ट दैट टिम्बर ऑल्सो। अभी एक बात सोच के देखो, अगर हार्वेस्टिंग उस टिम्बर की अवेलेबल हो जाएगी तो उससे प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाएंगी। कैसे, देखो एक लैंड थी, एक लैंड और दूसरी है मेरे पास में, और एक और लैंड मेरे पास में अवेलेबल है। हार्वेस्टिंग अगर हमने करना स्टार्ट कर दिया इन लैंड्स के ऊपर, लेट सपोज कीजिए रीप्लांटेशन होने के अंदर, वापस से उस टिम्बर को रीडेवलप होने के अंदर 3 इयर्स का टाइम लग रहा है, तो इट मीन्स दैट
3 इयर्स तक कोई भी जो ट्रेडर होगा ना वो उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि वो अभी मेरा प्लांटेशन की प्रोसेस में है, उससे मेरे को आउटकम्स आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। अच्छा, एक एग्रीकल्चर लैंड के लिए थ्रेट हो जाएगा ये। कैसे भाई, सारी की सारी लैंड को अगर हम इस ट्रेडिंग सिस्टम में यूज करना शुरू कर देंगे तो मेरी एग्रीकल्चर लैंड नहीं रहेगी। अनकंट्रोल्ड सर्कुलेशन हो जाएगा मनी का, कि कंट्रोल्ड सर्कुलेशन नहीं है, मैंने बोला ना ट्रांसफर अवेलेबल है और विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस ट्रांसफर अवेलेबल है, उसके ऊपर इश्यूज होंगे एम्बिग्यूटी के, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा फॉरेस्ट का, और इम्पिटियस डिस्ट्रक्शन यहाँ पे जो है वो निकल के आएगा। ये जो है क्या आएगी आपके पास में, प्रॉब्लम निकल के आ रही है किसके साथ में, हमारे ग्रीन क्रेडिट स्कीम के साथ में। क्लियर? आई होप आपको समझ में आई। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो आज फोर्थ चीज है जो हमारा डिस्कशन करने वाले हैं, कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड एंड कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के बारे में। भाई, एफॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट को मुझे डेवलप करना है, उसके लिए मुझे फंड चाहिए, और उस फंड का फर्दर यूज कैसे करना है उसके लिए मेरी मैनेजमेंट और प्लानिंग की कमेटी है, जिसको हम बोलते हैं कंपा। एक कैंपा बड़ा सुनने में बड़ा ना हंसी मजाक वाला नेम लगता है, क्यों? क्योंकि ये छोटे होते थे तो कोका कोला को, लाइक जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनको एज एन कैंपा, एक आप कभी अपने पुराने पेरेंट्स से, पुराने पेरेंट्स नहीं कि पुराने लाइक जमाने के जो पेरेंट्स हैं हमारे, उनके आगे कैंपा नाम लोगे ना, दे रिलेट इट टू द सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो डायरेक्टली उसको सॉफ्ट ड्रिंक से उठा के रिलेट कर देंगे, ठीक है। तो सो इट्स इन अ वेरी फनी मैनर कैंपा इट इज। लेकिन हमारी कैंपा क्या है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। हमारे लिए कैंपा क्या है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ओके, चलो इसको देखते हैं, इसमें क्या किया। देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए इन 2001 में, और फिर 2006 के अंदर अडोक कंपा जो है वो एस्टेब्लिश हो गई हमारी फॉरेस्टेशन फंड के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दिया कि फंड तो बहुत जा रहा है लेकिन उसका यूज कहाँ हो रहा है, मैनेजमेंट कहाँ है, प्लानिंग कहाँ है, वो अथॉरिटी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। अभी देखो, इसे कैंपा एक्ट कहते हैं, जो हमारा 2016 में निकल के आया। कंपनसेट करना लॉस ऑफ फॉरेस्ट को, कि कितना लॉस हुआ मेरा फॉरेस्ट एरिया के अंदर, ठीक है, मेंटेन करना सस्टेनेबिलिटी को, नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड को यूज करना, ऑल्टरनेटिव लैंड को डाइवर्ट करना। लेट सपोज करो एक जगह पे एक लैंड के ऊपर मेरा इंडस्ट्री पूरी की पूरी डेवलप हो गई और उस एरिया के जो फॉरेस्ट कवर है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो भाई कंपनसेटरी उसके लिए दूसरी लैंड भी तो मिलनी चाहिए। मतलब मेरा जो फॉरेस्ट कवर है वो डेवलप होना चाहिए हमारे पास में, तो हमने उसके लिए दूसरा लैंड कवर जो है वो डिसाइड कर दिया, राइट, ठीक है। और फिर ये बात कर रहे हैं कि फॉर एफॉरेस्टेशन कंपनी जो है वो प्लांट करे न्यू ट्रीज को, अल्टरनेटिव प्रोवाइड करे हमारे स्टेट के पास में, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास में, कंपनसेशन इसके लिए। अभी इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स है कंपा के साथ में। फंड्स जो हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड है, उनको पूरा यूज ही नहीं किया बहुत सारे प्लेसेस के ऊपर। अभी देखो, फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रॉय हो गया तो फॉरेस्ट कवर में रहने वाली स्पीशीज भी तो डिस्ट्रॉय हो गई, और एक बार ही अगर उनका नेचुरल हैबिटेट चला गया, मेरी स्पीशीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो वो अपने दूसरे हैबिटेट जो उनके लिए हम डेवलप कर रहे हैं वो तो उनके लिए नॉन नेटिव स्पीशीज होंगी ना, उस के अंदर डेवलप होने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब आप कहीं और से फिर से न्यू स्पीशीज को उस फॉरेस्ट लैंड के अंदर इम्प्लांट कराने वाले हो, उसमें आप डेवलप कराने वाले हो, है ना। तो ये एक थ्रेट है हमारा जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम्स हैं उनके लिए, कि फॉरेस्ट कवर को अगर आपने डिस्ट्रॉय किया तो जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम था उसमें जो टोटल एक फूड चेन, एक जो फूड वेब डेवलप था उसमें, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। इसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं भाई, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली उसके सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस भी हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहली चीज कि एक ऐसे ऑब्जेक्टिव को देना चाहिए जिसमें वो फुलफिल कर सके एफिशिएंटली, मतलब ऐसा नहीं कि आज करेंगे कल करेंगे, एफिशिएंटली फुलफिल करे एफॉरेस्टेशन को और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्टिविटीज को। कि देखो, अगर एफॉरेस्टेशन करना है तो उससे पहले हमारा वाइल्ड लाइफ क्या हो जाना चाहिए, कंजर्व हो जाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा अडॉप्ट करना चाहिए कंसेप्ट को, जिसमें जो बजटिंग होती है अलाउ करे फंड्स के लिए। अभी हमारा बजट इश्यूज होते हैं तो उसमें एक फंड्स जो है एफॉरेस्टेशन के लिए भी अलाउड होना चाहिए। और जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो फंडिंग है, इंस्टॉलमेशन, जो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी फंडिंग
फंडिंग्स की हैं तो उसका एक रिकॉर्ड हो कि प्रीवियस फंडिंग्स कहाँ हुई, कितनी हुई और किस तरह से हुई। ओके, इसका जो एक केस स्टडी आपके पास में अवेलेबल है, कौन सा, हरिथा हरम प्रोग्राम, दैट इज अ केस स्टडी ऑफ द तेलंगाना गवर्नमेंट, हरिथा हरम प्रोग्राम। अगेन आई एम सेइंग द नेम, हरिथा हरम प्रोग्राम। हरिथा हरम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है तेलंगाना गवर्नमेंट का इंक्रीज करने के लिए ग्रीन कवर को उनकी अपनी स्टेट का फ्रॉम 25.16 से लेकर के 33% टू 5.16% से कितना लेके जाने वाले हैं, वो 33% से लेके जाने वाले हैं वो उनके टोटल जियोग्राफिकल एरिया के लिए। क्या है, हरिथा हरम प्रोग्राम, किसका है ये, तेलंगाना गवर्नमेंट का है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपा। कंपा क्या है आपके पास में, फिर से बताइए मुझे एक बारी, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ओके, लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट केस। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है। ओके, दिस इज द नंबर 5 हियर। तो ये हम बात कर रहे हैं नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, NLRP। दिस इज NLRP, नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। नर्मदा जो रिवर है उसके लैंडस्केप का रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है। क्या है ये NLRP, एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, मतलब जिसमें पार्टिसिपेटिंग जो अप्रोच है हमारे पास में ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है आपके पास में इंटरडिपेंडेंसी है। अपस्ट्रीम की सस्टेनेबिलिटी, मतलब मैनेज करो हमारे फॉरेस्ट को, प्लस फार्म का जो हमारे पास में प्रैक्टिसेस है ऑन डाउनस्ट्रीम वाटर रिसोर्सेज पे। देखो भाई, अपस्ट्रीम जा रही है, वहां पे आपके पास में बहुत सारे जो आसपास में फॉरेस्ट है वो डेवलप रहेंगे। डाउनस्ट्रीम रिवर आ रही है तो उसके आसपास ना वाटर रिसोर्स को यूज करते हुए बहुत सारे आपके पास में फार्म प्रेजेंट है, तो उन दोनों को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि आपने फॉरेस्ट कवर को डेवलप कर दिया, आप फार्म को भूल गए, ठीक है, क्योंकि जो फार्म पे डिपेंडेंट लाइवलीहुड है उसका क्या होने वाला है फिर, ठीक है। सेकेंड, इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी NLRP की, NLRP इज नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। ओके, अब इसके बेनिफिट्स क्या है आपके पास में, देखो एडवांटेजेस क्या है इसके। इस प्रोजेक्ट के साथ में जो हमारा इंप्रूवमेंट है रिवर वाटर का वो अकर करेगा, फॉरेस्ट का अकर करेगा, प्लस फार्म सपोर्ट मिलेगा, हेल्पफुल होगा स्मार्ट सिटी मिशंस के लिए। रिवर वाटर, फॉरेस्ट, हमारा जो फार्म सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए, और एक स्मार्ट सिटी जो मिशन है कि सिटी हमारी स्मार्ट होनी चाहिए, ये उसके लिए हेल्प करेगा। इसका मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है आप इसको देखिए। रिसेंटली हरियाणा जो गवर्नमेंट है उसने एम्प्लॉय किया एरियल सीडिंग टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन कवर को इन अरावली एरिया ऑफ द स्टेट। जो ये अरावली का रेंज हमारे पास में डेवलप्ड है, जो हरियाणा उत्तराखंड जो हमारा ऊपर से यमुनानगर वाले एरिया से निकलते हुए पूरा हमारा अरावली का जो एक रीजन निकल के आता है, उसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम लोग एरियल सीड्स बाय द एरोप्लेन्स और वो एरियल सीडिंग की टेक्निक यूज करेंगे ताकि जो एरिया के अंदर ग्रीनरी है उसको इंक्रीज करें। एरियल सीडिंग जो है वो एक प्लांटेशन टेक्निक होगी जिसमें सीड बोल्स हैं, सीड के कवर्ड मिक्सचर्स ऑफ क्ले है, कंपोज्ड है, चार है, जो दूसरे कंपोनेंट है उनको हम लोग स्प्रे करेंगे हेलीकॉप्टर और ड्रोन से। ऐसा नहीं कि खाली सीड को हमने स्प्रे किया है, एवरीथिंग विच इज हेल्पफुल इन ग्रोइंग द प्लांट, जो भी आपकी चीजें इंपॉर्टेंट है एक प्लांट को ग्रो कराने के लिए हम उन सबको यूज करके एरियली उनको स्प्रे करने वाले हैं। कौन सा रीजन में, अरावली रीजन के अंदर। और किस चीज के अंडर आ रही है ये चीज, NLRP नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के अंडर आ रही है। ओके, तो अभी इसके मेन हमारे पास में की फीचर्स क्या है, देखो यूज करना सीडिंग ड्रोन को, राइट, इंप्लीमेंटेशन करना 100 एकड़ ऑफ लैंडस्केप को टेस्ट करने के लिए एफिकेसी ऑफ सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म की। भाई अगर एरियल हमने डिस्पर्स करना शुरू कर दिया, एफिकेसी तो होनी चाहिए। हम लोग 100 सीड्स को 1000 सीड्स को हमने स्प्रे किया, डेवलपमेंट जो है उनमें से सिर्फ 10 सीड्स की हो रही है, तो वो एफिकेसी नहीं आएगी, ठीक है, राइट। तो ऐसा मैकेनिज्म यूज करना जो एफिकेसी को प्रोवाइड करे, रिव्यू करना हमारे सक्सेस रेट को, और प्रोवाइड करना वर्क अपॉर्चुनिटीज को लोकल कम्युनिटी के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए जो प्रिपेयर कर सके सीड बोल्स को, और ऐसे मेथड को यूज करना जो बहुत सारे एरियाज के अंदर डिफिकल्ट होता है जहां पर हम लोग रीच नहीं कर सकते, राइट। और ट्रेडिशनल मेथड को यूज करना प्लांटेशन के जो डिफिकल्ट होते हैं, मतलब उनकी जो डिफिकल्टी है उसको हम लोगों को इजीनेस में कन्वर्ट करना है। एडवांटेजेस क्या होंगी एरियल सीडिंग की आपके पास में, राइट, वाइडर कवरेज होगा प्लेसेस का, फायर और जो फॉरगेट प्लांटेशंस होती हैं उनसे हम बच सकते हैं, और एलिमिनेट कर सकेंगे
प्लगिंग की, मतलब जो खेत में हल जुताई होती है उसके मेथड को एलिमिनेट किया जा सकता है। प्लांट करेंगे स्पीशीज को जो नेटिव है उस एरिया के लिए, हार्डी मतलब जो ऐसे आपके पास में उन्होंने सीड बॉल्स अप्रोप्रिएटली क्रिएट की हैं कि जो इजीली वहां पर जो है वो डेवलप करा सके, और हाइयर सर्वाइवल हो उनका परसेंटेज का, कि लाइक ऐसी स्पीशीज हो जो एक बार ही ग्रो करने के बाद में उसके जो सर्वाइवल के चांसेस है वो भी आपके पास में क्या निकल के आएंगे, हाइयर निकल के आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। तो एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसके लिए देख लीजिए एक बार आप। सबसे फर्स्ट हमने रीडिंग लिया था सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट के लिए, आई बिलीव नेम लेते ही आपको इसके बारे में सब ध्यान में आ रहा है। सेकंड हमने किया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बात। थर्ड हमने केस लिया था ग्रीन इंडिया मिशन के लिए। फोर्थ हमने केस स्टडी किया आज ग्रीन क्रेडिट स्कीम का। एंड द लास्ट वन था कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा। आई बिलीव आपको कैंपा से सब याद रहने वाला है, ये 5th नंबर का केस है। एंड द लास्ट स्टडी जो आज हमने की है वो है नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट NLRP। ओके, आई होप इतना आपको सब अच्छे से क्लियर है। बाकी पिछला अगर आपको स्टडी करना है तो आप पिछली वीडियो पे जाइए और उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं पार्ट 1 के लिए। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।